अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। हैरासमेंट के ऊपर बात करना थी और काफ़ी अरसे से करना थी। बहुत सारे ऑफिसेस में इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। आजकल तो सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द भी आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको भी हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है। जिसके साथ ज्यादती हो, हमें जेंडर को नहीं देखना चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उसके साथ इजहार यकजहती करना चाहिए। आज बिलखुसूस मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात करूंगी कि मीडिया इंडस्ट्री में जो खवातीन वर्कर्स आती हैं, जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनको किस किस्म की हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है। वैसे तो इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। मेंटल हैरासमेंट का तो बहुत ज़्यादा ही मीडिया में सामना करना पड़ता है। ज़हनी दबाव का शिकार रखा जाता है। बिलखुसूस खवातीन को हमेशा उनको किसी न किसी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला रखा जाता है। लफ्ज़ों के ज़रिए, अपने जुमलों के ज़रिए उनको ज़हनी दबाव का शिकार रखा जाता है। कभी उनके वेट के ऊपर, कभी उनकी लुक्स के ऊपर जुमले कसे जाते हैं। फिर शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगियों पर कोई भी बात करना अपना हक समझा जाता है। मेरी नज़र में ये तमाम चीज़ें भी हैरासमेंट का हिस्सा हैं। जो बुलिंग होती है ये भी हैरासमेंट का हिस्सा है। बदकिस्मती की बात यह है कि जैसे ही किसी भी लड़की की शादी होती है तो उसके बारे में बड़ी आसानी से ये कह दिया जाता है कि अब तो इसका करियर ख़त्म है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का खवातीन को मीडिया इंडस्ट्री में सामना करना पड़ता है और बाकी भी हमने देखा, बाकी प्रोफेशंस में भी यही सूरत हाल है। कुछ अर्सा पहले पीटीवी का एक स्कैंडल सामने आता है, बल्कि मैं कहूँगी कि 2 स्कैंडल सामने आते हैं, जिसमें से एक इल्ज़ाम लगता है डायरेक्टर न्यूज़ साहब पे और एक इल्ज़ाम लगा डायरेक्टर प्रोग्रामिंग पे। जो डायरेक्टर न्यूज़ पे इल्ज़ाम लगा वो इन्वेस्टिगेशंस में सच भी साबित हो गया। लेकिन अफसोसनाक बात यह थी कि जो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग पीटीवी के, जिन्होंने बहुत सालों पीटीवी को सर्व किया, जो इल्ज़ाम उन पर लगा वो उसको सच साबित करना कितना मुश्किल हो गया। तंजीला मजहर, यशफीन जमाल ने जो इल्ज़ाम उन पर लगाया था, अदालतों के चक्कर उनको काटने पड़े, लेकिन इतना प्रेशर का उनको सामना करना पड़ा। सियासी सरपरस्ती भी हासिल थी डायरेक्टर प्रोग्रामिंग को। उनका जब मैंने मौक़िफ़ जाना, उनकी जानिब से हमेशा इनकार किया गया। उन्होंने हमेशा तरदीद की है कि उन्होंने ऐसा कोई अमल नहीं किया जिसकी वजह से ख़वातीन उन पर इल्ज़ाम लगा सकें कि उनकी जानिब से कोई हरासमेंट की गई। लेकिन तंजीला मजहर, यशफीन जमाल बाज़िद हैं। आज भी इस बारे में जब बात करती हैं, अपनी स्टोरी शेयर करती हैं, तो बताती हैं कि किस तरह से उनको हिरासा किया जाता रहा। वो स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि तंजीला मजहर की क्या कहानी है। इसी तरह से हमने देखा, जब बहुत सारी लड़कियों से मैंने बात की तो उन्होंने यही बताया कि चूंकि आवाज़ उठाने के बाद जो आवाज़ उठाता है सारे उसके खिलाफ ही हो जाते हैं, उसके ऊपर मज़ीद कीचड़ उछाला जाता है, उसको ही क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए ख़वातीन आवाज़ उठाने से कतराती हैं। लेकिन फिर भी ऐसे माशरे में तंजीला मजहर, यशफीन जमाल जैसी लड़कियाँ भी हैं जिन्होंने, जो शादीशुदा थीं और सोसाइटी का प्रेशर भी फेस किया, फैमिली का प्रेशर भी फेस किया और आज तक मुकदमात का सामना कर रही हैं। तंजीला से सबसे पहले बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि करियर की कुर्बानी उन्हें देना पड़ी। क्या उन्हें अफसोस है कि उन्होंने आवाज़ क्यों उठाई? क्योंकि ये अफसोसनाक, अनफॉर्चुनेट अमर था कि जब उन्होंने ये आवाज़ उठाई तो उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और बाकी भी चैनल्स में उनको वेलकम नहीं किया गया, क्योंकि सबको डर लग गया कि ये लड़की तो अपने ये आवाज़ उठा सकती है, ये लड़की तो अपने राइट्स जानती है। ऐसी ख़वातीन से, ऐसी लड़कियों से लोग डरते हैं और यही अफसोसनाक चीज़ है। तंजीला के क्या चैलेंजेस रहे, सबसे पहले वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आजकल क्या कर रहे हो? मैं आजकल क्या कर रही हूँ, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। हरासमेंट के बाद जो सबसे बड़ा जो बैकलैश था वो ये था कि हमें दोबारा से नौकरी देने के लिए कोई नहीं मिला। आपको लेबल कर दिया जाता है, आप ट्रबल मेकर बन जाते हैं और जब तक चीज़ें लीगल सिस्टम में प्रूव होती हैं कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, बहुत सारा टाइम लगता है। सो मैंने कुछ ऐसा तो GBTV के साथ काम किया, या GBTV के लिए भी कुछ काम करती थी, लेकिन मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं कम्युनिकेशन कंसल्टेंट के तौर पे काम करूँ। मैं मीडिया डेवलपमेंट का काम करती हूँ, मीडिया मैटर्स का डेमोक्रेसी के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स किए, GIC एक जर्नल है ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ ODP एंड बाकी बहुत सारे हैं। तो मैं ये काम कर रही हूँ, साथ में कहने का कुछ सही। तो आवाज़ उठाने की कीमत तो चुकाना पड़ती है। ये एक शौरी फैसला था
लड़ाई तो मैं जो पर्सनल लड़ाई बहुत साल लड़ चुकी थी, उसको पब्लिक स्पेस में लेके आने का मकसद ये था कि मैंने तो बहुत लाइमलाइट जी, मैंने मॉर्निंग शोज किए, मैंने रमज़ान ट्रांसमिशंस की, मैंने प्राइम मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज़ किए, मैंने प्राइवेट चैनल्स पे काम किया, मैंने रेडियो किया, मैंने लिखा, दुनिया देखी, सब कुछ कर लिया था। जो बाद में आने वाली बच्चियाँ हैं, अगर आप उनको ये रियलाइज़ नहीं करवाएंगे कि ये हरासमेंट है, देखिए मसला क्या है, पाकिस्तान में लोग इसको हरासमेंट को क्राइम समझते नहीं है। वो कहते हैं अच्छा आप बाहर आए हैं, आपने नौकरी करनी है, तो ये सारा इग्नोर कर देते हैं। ये सारा कुछ तो इसके साथ ही है, ये तो सबके साथ है। ये सबके साथ अगर गलत बात होती है तो वो जस्टिफिकेशन तो नहीं है, उस गलत को सही तो नहीं करती। सो कीमत चुकानी पड़ी और कोई रिग्रेट नहीं, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बड़ी चले ग्रेट। और यही मैं सुनना चाहती थी, और यही यकीनन जो लड़कियां हैं अब वो भी सुनना चाहती हैं, क्योंकि उनको डराया बहुत जाता है कि अब ये तो तुम कर लोगी, ये केस भी शायद तुम जीत जाओ, लेकिन उसके बाद फिर करियर खत्म हो। जाहिर है, देखिए मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि दो चीज़ें हैं, जो निज़ाम है, जो इदारे हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि हम जैसी ख़वातीन को बुरी मिसालें ना बनें, बुरी मिसालें ना बनें। नालायक तरीन लोग भी पाकिस्तानी सहाफ़त में मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा, जिनको एक लफ्ज़ सीधा नहीं बोलना आता, जिनको एक लाइन लिखनी नहीं आती, वो भी सर्वाइव कर रहे थे। और हमने बहुत मेहनत की इस पूरे सफ़र में, अखबार, न्यूज़ एजेंसी, रेडियो, पूरे प्रोसेस से सीखते ही मैं टीवी में पहुंची थी। तो इदारों में गुंजाइश थी, अगर शऊर होता, अगर एहसास होता, तो मैं और जो मेरी को-कंटेंट यशफीन है, हम लोगों को खवारी ना पाती। और हम दोनों बड़े मुतमईन हैं, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, हमारा नाम आज भी हर जगह पे है, हम गायब नहीं होंगे दुनिया से। मिसाल है आप लोगों। तो जो ये बुरी मिसाल बनाने वाले लोग हैं ना, कि वो उनको देखो क्या हुआ, आपके 60 बजे का प्रोग्राम कुछ अर्सा नहीं होगा, आप 3 लाख रुपए नहीं कमाएंगे, राज़िक अल्लाह ताला की जाहिर, मैं अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, अच्छा घूमती हूँ, सारे काम सही हैं। तो ये जो विक्टिम हुड के साथ आपने ये अटैच कर दिया ना, कि जो बंदा किसी जुल्म का शिकार हुआ है, जो मुतासर है, उसकी फिर दुनिया खत्म हो गई, ये आखिरी, बस उसके बाद कुछ नहीं है। इस सोच की नफी करना जरूरी है। अच्छा तंजीरा, चूँकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जिनको इस केस का बैकग्राउंड नहीं पता, मीडिया में तो ऑब्वियसली हम सबको पता है, उनके लिए आप थोड़ा सा बताएं। और वो बच्चियाँ जो मीडिया में ना भी हों, आम ऑफिस में भी, इवन कोई रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए भी जाती हैं, तो उनके सामने जो डिमांड्स रखी जाती हैं वो इतनी शर्मनाक होती हैं कि आप थोड़ा सा मेकअप करके आएँ, आप ज़रा बनाव से इंकार किया करें। इन बातों का मतलब आपको क्या लगता है, ये भी हिरासत में आती है? क्योंकि आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, डिफाइन कर सकें हमारी यंग बच्चियों को। अच्छा देखिए, एक तो प्रोफेशनल ग्रूमिंग होती है, जब आप कहीं किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो हर एक जॉब की एक डिमांड है, और वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर किसी को कन्वे की जा रही है, मीटिंग बुला के बताया जा रहा है कि ये यहाँ के आपका ड्रेसिंग कोड ये होगा, आपने इस जगह पे बैठना है, आपने जैसे एयर होस्टेसेस है फॉर एग्जाम्पल, तो उनका एक सेट पैटर्न है कि आपने बाल ऐसे बनाने हैं या अपनी यूनिफॉर्म है, तो देयर इज नो हार्म इन दैट। मीडिया में क्या है, मीडिया में बदकिस्मती से ये है कि जो स्क्रीन की जॉब है वो बहुत ग्लैमरस है, और जो स्क्रीन पे बैठा हुआ बंदा होता है उसके पास एक पावर होती है, एक एक्सेस है टू पावर। सो जो नई बच्चियाँ आती हैं वो बड़ी पैशनेट होती हैं, फॉरन प्राइम टाइम के एक्टर्स बने हैं। अब जो बॉसेस बैठे हैं, दे प्ले एंड दे एक्सप्लॉइट देयर एम्बिशन समहाउ। हमारे यहाँ, मैं आपको अगर इसका सिनेरियो अगर बताऊँ, तो हमारे यहाँ फैमिली स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि अगर कोई भी लड़की, चाहे वो अच्छी फैमिली की है, बहुत वेल ऑफ फैमिली की है, मिडिल क्लास फैमिली की है, अब बहुत कम लोगों को ये सपोर्ट, ये कॉन्फिडेंस होता है कि वो जब अपने घर में जाके ये बताएंगे कि रास्ते में मुझे किसी ने छेड़ा, या ऑफिस में एक बंदा मुझसे कोई अजीब गरीब किस्म की बात करता है, या मैं गुजरती हूँ तो ऑफिस में भी ये होता है कि कॉरिडोर में से आप गुजर रहे हैं और somebody would आपके पास से कोई वो गुजरने की कोशिश करेगा, रिमार्क्स ऐसे पास करते हैं, बातें ऐसी करते हैं, तो आगे से रिस्पॉन्स क्या आता है, नौकरी छोड़ दो। सो हमारे ऑफिस में तो ये रिवाज था कि बेचारी, और सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द भी बहुत तंग होते थे उसमें, और मेरा ख्याल है कि दैट वाज अ पैटर्न कि मर्दों को भी 2-4 को बिठा के रखते हैं। कभी इस वक्त अकेली ख़वातीन होती थी, इस वक्त अकेले मर्द भी होते थे, लेकिन वो महफिल लगा के रखने का जो कॉन्सेप्ट है, और उसमें फिर जब मर्द हैं तो वो ठट्ठे लग गए हैं। अब उनकी वजह से फिर बाकी लोग भी मजाक करना शुरू हो गए, उनकी वजह से बाकी लोग भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना शुरू हो गए, क्योंकि बॉस कर रहा था और ख़वातीन बैठी हंस रही थी, फिर मैं भी हंसती थी, बातें भी सुनाती थी, गिला भी करती थी, लड़ती भी थी।
मतलब वो ऐसा कौन सा जुमला है सख्त तरीन। आई हैव विटनेसेस कि जिनके सामने मैंने उनको ये कहा कि आप दुपट्टे रखने वाली एक दुकान के थड़े पे बैठने वाले थे, यू आर डायरेक्टर करंट अफेयर्स की टीम, आपके औकात मतलब आप जैसे जोक्स करते हैं आपको राजा बाजार में होना चाहिए। दिस आई सेड, और 10 लोग बैठे हुए थे उस ऑफिस में और उन 10 लोगों के सामने मैंने कहा। लेकिन अगर एक शख्स को ये जुमला भी सख्त नहीं लगता, उसको ये लगता है कि ये भी एक मजाक है और वो हाँ 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 हाँ, ये तो फिर आप क्या करते? मैं क्या करती हूँ? मतलब पहले तो मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया हुआ था ना। अच्छा होता क्या है, एक और पैटर्न आपको बताऊँ और पीटीवी की एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि जो बॉस है वो 3-4 लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है और उन 3-4 लोगों को आपस में लड़वाया हुआ है, ये तुमसे जेलस है, तुम्हारा स्लॉट लेना चाहती है, ये है। सो यू आर सिंगल्ड आउट। मैं मशहूर हो गई कि मेरे साथ कोई प्रोड्यूसर काम नहीं करना चाहता, मेरी कोई एक्टर दोस्त नहीं है। तो वो सारा का सारा ट्रॉमा इतना मुश्किल था, लेकिन आई नेवर गिव अप। मैंने मतलब मुझे पता था कि अल्टीमेटली लोगों को सच तो समझ आएगा ना। और मैं आपको बताऊं, आप वक्त के साथ वो सीखते हैं। जब साथी अफजाल का इशू हुआ था इनके साथ, उस वक्त मैं भी नहीं समझती थी कि एक बंदे से जिससे बहुत अच्छे आपके ताल्लुकात थे उसके साथ आप जैसे सबको बेटी बेटी कहते हैं और आपकी हरासमेंट से देन आई रियलाइज्ड हमारे अपने साथ दिस इज द केस विद यशवी। She was not convinced, but when she went through herself and she was convinced. तो मैं नहीं चाहती कि जो अब हमारी अगली जनरेशन है वो सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद हो। मेरा ख्याल है कि हम सबका फर्ज बनता है हमको बताएं कि आपका काम अगर 8 बजे का प्रोग्राम करना है या आपका काम 2 रिपोर्ट्स करना है तो आप वो रिपोर्ट्स अच्छी बनाएं। हरासमेंट के ऊपर आपको एक बात बताऊँ, हमारी बहुत सारी खवातीन है बड़े फख्र से कहती हैं हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, आप में ही कोई मसला हो। सिर्फ इसलिए कि लोग वो जजमेंट से डरती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि इसका इजहार करना वीकनेस है। मैं एक कोर्स पे गई थी अमेरिका और मेरे साथ 7-8 लड़के यंग लड़के, उन सब ने मुझसे ऐसे ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए एंड आई बीन ऑब्जर्विंग दिस। लोग मुझे रीच आउट करते थे, वो कहते थे यार तुम बहुत महान हो। और बड़ी स्टैब्लिश्ड औरतें भी मुझे ये कहती है कि यार तुम बहुत महान हो, तुमने ये किया, हमारे साथ ये हुआ था, फलाने ये किया, हमारे साथ फलाने किया, बट हम नहीं बोल सकते। तो मेरे बाद बहुत सारे लोगों ने बोलने की कोशिश की है, तो मैं समझती हूँ कि हमने शायद वो रास्ता खोला है और इस पर कोई और थैंक्स टू आवर फैमिलीज जैसे भी हालात है। अच्छा, आपकी फैमिली की आपने बात की, स्पेशली आप भी यशवीन भी मैरिड है, कितना मुश्किल था एक अब आप जब सिंगल हो तो ठीक है, आपने तो अपने पेरेंट्स को और अपनी फैमिली को ही देखना है। जब आप मैरिड है आपने अपने हस्बैंड की फैमिली को भी देखना है, हस्बैंड की सोच को भी देखना है। आपने कहा 4 भाई थे वो तो खड़े हो गए थे कि हम तो मार देंगे। हस्बैंड या उस वक्त आपकी हो गई थी शादी या जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं पब्लिक और सोशल मीडिया पे लड़ी थी। लेकिन उसके बाद 2016 में हमारा ये केस सामने आया था, नवंबर में शायद, और 1 साल बाद में शादी। और मैंने शायद शादी का फैसला भी सारे जो सर्कमस्टांसेस थे उसी की वजह से किया था, बिकॉज आई वाज नेवर अ गुड शादी पर्सन, बट आई थॉट कि शादी करनी चाहिए। क्योंकि आपकी सोसाइटी आपको जज ऐसे तरीके से करती है कि आपको ये साबित करना पड़ता है कि यार मतलब हम में कोई मसला नहीं, ये सिस्टम में मसला। अच्छा, ये स्टेटस को मैं आपको एक बात बताऊँ, स्टेटस को क्या है, मर्द इस वजह से साथ देते हैं और लोगों की बात समझ लेना कि ये पावर की बात है। अगर मतलब खवातीन भी उस मर्द के साथ इसलिए नहीं देती कि वो खवातीन के खिलाफ है, वो इसलिए साथ देती है कि वो बॉस है, फिर पावरफुल है। और पावरफुल अगर कोई औरत भी होती तो शायद मर्द भी सारे उस औरत का साथ दे रहे हैं। वो 8 बजे का शो दिलवा सकता है। यस, नहीं हुआ हम पीटीपी में तो उस जमाने में, मुझे नहीं पता आजकल क्या हो रहा है, उस जमाने में तो ये था कि किसी को भी सस्पेंड कर लो, किसी का प्रोग्राम भी ले लो, यू नो। मुझे लगता है कि वो एंजॉय करते थे। उन्होंने एक चेस्ट बिछाई हुई थी कि यशवीन को अपनी मर्जी का प्रोड्यूसर चाहिए, तो फिर तो यशवीन को मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, मेरी बकवास भी सुननी पड़ेगी। अगर आपको आपकी मर्जी का प्रोड्यूसर चाहिए, अगर आपको टेक्निकल सपोर्टर मिला मदर साहब चाहिए, तो आपको 8 घंटे यहाँ बैठना पड़ेगा। अगर आप नहीं बैठेंगे तो आप जाए जानो। अब मैं कहाँ साबित करूँ? ही इज बॉस, ही हैज़ अथॉरिटी। मैं कहूँ कि नहीं ये मुझे तंग करने के लिए कर रहे हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसी सिलसिले में जब मैंने मीडिया चैनल में, प्राइवेट चैनल्स में काम करने वाली कुछ दीगर एंकर्स से बात की, कुछ दीगर लड़कियों से बात की, उनका क्या एक्सपीरियंस था, उनके नज़दीक हैरासमेंट क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, उन्होंने जो शेयर किया वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ।
मैंने एक इदारे में काम किया कुछ महीने 3-4 माह का मेरा सफर रहा, मेरी वापसगी रही उस इदारे के साथ, और उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से मैंने छोड़ दिया। मुझे बड़ी कॉल्स आई, बहुत बड़े बड़े सहाफ़ियों ने मुझे कॉल की कि आप आए हमारे चैनल पे बैठ के बोलें, और सारा मैंने कहा नहीं, मैं बात नहीं करना चाहती इस बारे में, क्योंकि अव्वल तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ की कुछ SOPs या वहाँ के मामलात मुझे लगा कि हम आगे नहीं चल सकते, इन फ्यूचर हम एक साथ नहीं चल सकते, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने बाद में कोई एलिगेशंस नहीं लगाया कि मुझे कोई हरासमेंट का सामना करना पड़ा या कोई ऐसी बात होगी या वैसी बात होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल जो लोग भी आते हैं इस फील्ड में, नए लोग आते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी थोड़ी सी लिमिट रखें। पहले आप लोगों को इतना फ्रैंक नहीं करें, आप एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें। आप देखिए कि यहाँ पे हर तरह का शख्स काम कर रहा है, वो आपकी किसी भी रवैये को गलत तरीके से समझ सकता है, और फिर बाद में वन फाइन डे अगर आप मीडिया पे या टीवी पे बैठ के बोलेंगे हमें हरासमेंट का सामना करना पड़ा, तो मेरे ख्याल से कि उसमें भी जो है वो बातें दोनों तरफ होती हैं, आप पर भी होती हैं, क्योंकि आप खवातीन हैं और हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जहाँ पर खवातीन को ही ज्यादा बातें सुनना पड़ती हैं। कोई भी ऐसी बात या हरकत जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवाए, हैरेसमेंट के ज़ुमरे में आ सकती है। कोई ऐसा टच या कोई ऐसा कमेंट जो आपके पास किया जाए आपके कंसेंट के ख़िलाफ़, वो हरासियत के ज़ुमरे में आता है। इसका शिकार सिर्फ ख़वातीन ही नहीं होती बल्कि मर्द हज़रात भी होते हैं, और ना सिर्फ मीडिया में काम करने वाले अफराद बल्कि किसी भी जगह पे काम करने वाले लोग इसका शिकार हो सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, कहीं काम करने के लिए जाते हैं, तभी आप इसका शिकार हो सकते हैं, बल्कि बहुत से ख़वातीन और मर्द हज़रात अपने ख़ानदान में भी लोगों से हरासियत का शिकार हो सकते हैं। अक्सर हमारी गलती ये होती है कि हम जब इस तरह की किसी सूरत हाल का सामना करते हैं तो हम घबराहट, डर का शिकार हो जाते हैं, और सामने वाला जो हमें हरास कर रहा है वो हमारी इस घबराहट और डर का फ़ायदा उठाता है। यकीन मानिए इस तरह के लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं, आपको कहीं टच करते हैं या आपको कोई इस तरह का कमेंट पास करते हैं, वो इतने बहादुर नहीं होते। सबसे पहले आप सीखें, विक्टिम को ये सीखना चाहिए कि उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। आपको अपने हवास को काबू में रखना है और फ़ौरन ऐसे शख्स को एहसास दिलाना है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप कतन कमज़ोर नहीं हैं। अगर चंद लोगों में आपको हरासियत का सामना है तो सबके सामने उस शख्स को स्ट्रिक्टली स्नप करें। ये बात जहन में रखें कि आपका जो रिएक्शन है वो हरासियत की नोयत के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप महसूस करते हैं कि बात आपके हाथ से आगे निकल गई है, और या फिर हरासियत की नोयत इस कदर शदीद है कि अब आपको किसी न किसी की मदद की ज़रूरत है, तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं आप उसकी हायर अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई कमेटी मौजूद नहीं जो इस तरह के मामलात को देख सके, या फिर अगर इस तरह की कमेटी मौजूद है लेकिन उस शख्स के बासर होने की वजह से इतना इन्फ्लुएंस है कि आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही, तो आप कानूनी चाराजोई भी इख्तियार कर सकते हैं, इसका हक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने दफातर का, मीडिया का या किसी भी जगह पे जहाँ ख़वातीन काम करी उसका माहौल, उस मर्द एक जो सेटअप है मर्द हजरात का, उनको ये बनाना चाहिए कि हमारी अपनी बहनें, हमारी माएँ, बेटियाँ इस दफ्तर में हमारे कलीग्स के दरमियान बैठ के काम कर सकें। ये ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। मैं दावे से ये कह सकती हूँ कि जिस जगह पे मैंने काम किया वहाँ पर मैं अपनी बहन को भी काम दिलवा सकती हूँ, मतलब उसको भी इनकरेज करूँगी कि कल को अगर वो जाना चाहे तो वो जाए। मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी इनकरेज करूँगी। अपने ख़ानदान में मौजूद तमाम लड़कियाँ, उनके लिए मैं सोचूंगी कि हाँ, जिस इदारे में मैंने काम किया वहाँ वो काम कर सकती हैं। इसका मतलब है कि वो एक सेफ़ स्पेस है। ये सेफ़ स्पेस मर्द हजरात क्या सोच सकते हैं जहाँ वो बैठते हैं कि वो अपनी माँओं, बहनों और बेटियों को यहाँ काम करा सकते हैं। अगर वो सेकंड थॉट देते हैं इस बात को कि नहीं, हम नहीं चाहते कि जिस दफ्तर में हम काम करते हैं वहाँ हमारी बहन या बेटी आए,
इसका मतलब है कि उन्हें कैथारसिस करने की ज़रूरत है, उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है कि सोसाइटी की किस नेगेटिविटी का वो साथ दे रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि इस माहौल में उनकी बहन या बेटी नहीं आ सकती है। और अगर आपकी बहन या बेटी इस माहौल में नहीं आ सकती, इसका मतलब है आप कंप्लिसिट हैं उस माहौल को, उस नेगेटिविटी को परवान चढ़ाने में, जहाँ पर आप अपने घर के अफराद को तो नहीं ला सकते हैं लेकिन अपने साथ बैठी ख़वातीन को उस तरीके से जज करते हैं जो कि उसी एक सिस्टमेटिक हरेसमेंट का शिकार होकर शिकायत कर रही होती है। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आए तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। नुकसान जो भी हो, जिस भी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन आपको आवाज़ उठानी चाहिए। यकीन मानिए आपकी जो एक आवाज़ होगी वो बारिश का पहला कतरा साबित होगी। आपकी उस एक आवाज़ की वजह से बाकी कितनी वहाँ पे लड़कियाँ होंगी जिनको सुकून मिलेगा, जो कि उस एनवायरनमेंट में ना जाने कब से काम कर रही होंगी और डर और खौफ की वजह से कभी आवाज़ नहीं उठाई होगी। और ऐसे वो तमाम लोग डिस्करेज होंगे जो दीदा दलेरी से ये सारी चीज़ें करते आए होंगे और जिनको लगता होगा कि हमें तो कोई पूछने वाला नहीं। द ब्लाइंड साइड के आज के शो से बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।